नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठकार फरुद्दीन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बशीर साहब की एक रचना है जी। बशीर बद्र साहब जी कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, वाह यूं ही वाह। बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ है, अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। वाह वाह। और सर मेरी बहुत फेवरेट दो लाइनें हैं इसमें कि मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। वाह वाह। ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। वाह वाह वाह। अरे क्या बात। अब सर कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, 15 वोट इनवैलिड हो गया। हम ये नहीं समझ में आया हमको अभी तक। सब माननीय सांसद पढ़े लिखे, ना भी पढ़े लिखे हो तो वोट के बारे में जानते हैं। सबको डेमो कराया गया था, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया का हो, लेकिन 15 वोट इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन उनके इनवैलिड वोट करने से तो भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। बहुत बहुत अंतर है, 150 वोट का अंतर है से जीते तो हैं। 452 मिला राधा कृष्णन साहब को, 300 मिला क्या बताइए। विश्वदर्शन रेड्डी को। और हम लोगों ने कल जो क्यूरेशन किया था उसी के आसपास है ये। हम लोगों ने यही माना था कि 450 के आसपास मिलना चाहिए उनको, और 320 हम लोगों का आइडिया था कि इंडिया को मिलना चाहिए। वही 15 वो हो गए, हाँ क्रॉस हो गए। अब सर आज राहुल गांधी जी 2 दिन की रायबरेली यात्रा पे आए हैं और उनको रास्ते में वो मोदी जी की माता जी को गाली वाली देने वाले पे माफी मांगने के लिए रोका। मोदी जी की माता को उन्होंने थोड़ी गाली दिया है। हाँ, उनकी माँ को भी तो गाली दी गई थी। अरे उनकी माँ को दी गई, उनको दी गई, जर्सी बोली गया था, उनको हाइब्रिड बछड़ा बोला गया था। पता नहीं क्या पूरे खानदान को कहा जाता है। हाँ, नेहरू जी से शुरू होता है मामला। और असम के मुख्यमंत्री हैं जो हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा, एक वो एक निशिकांत दुबे, 2 हैं भाजपा में वीर योद्धा। तो वो आज शायद कोई खुलासा उलासा करेंगे गौरव गोगोई के परिवार से जुड़ा कुछ विदेशी संबंधों को लेके। अब सर नेपाल की स्थिति जो है सो है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह सेना के हवाले है। और वहाँ की जज जो है जन जी, अब वो शांत हो गए हैं, लगभग सेना के हवाले है। पुष्प कुमार दहल साहब का एक शॉपिंग मॉल था, वहाँ पे लूट हो गई, 5 करोड़ का माल लूट ले गए। हाँ, ये सब हो गया। एयरपोर्ट बंद है, भारत और नेपाल बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अपने घरों से भारतीय ना निकले। नहीं, एक चीज हुई है जो उसमें आप कह लीजिए। एक चीज लेकिन हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा सर, जैसा कल किया इन प्रदर्शनकारियों ने, जज जी ने, उसमें उस सीओ को मार डाला जिसने गोली चलवाई थी, उसकी पत्नी को मार डाला, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, वो भी मर गई। ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, मानता हूँ, लेकिन आप किसी की हत्या कर दीजिए, ये बात मुझे सर अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, आप राष्ट्रीय संपत्ति का जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप रेलिंग तोड़ रहे हो, ये तोड़ रहे हो, राष्ट्रपति भवन तोड़ रहे हो, संसद में आग लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट मतलब न्याय तक को नहीं छोड़ा। ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ है। और आज सर फ्रांस में हो गया, वहां के राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग हो रही है, वहां भी यही मामला है कि बजट घटा दिया गया था। क्या कहेंगे सर ओवरऑल? देखिए, ऐसा है कि फ्रांस का मामला जो है तो वो तो सरकार की नाकामियों को लेकर के है, लेकिन यहाँ नेपाल का इतना बड़ा मामला नहीं था। लेकिन बहरहाल नेपाल में भी सरकार के से लोग नाखुश चल रहे थे, तो छोटे से मुद्दे ने भी बहुत बड़ा रूप ले लिया। लेकिन जिस तरीके के हालात वहाँ पैदा किए गए और लोगों को जला के मार दिया गया या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उससे ये लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, लगता तो मुझे भी। देखिए, एक मामूली सी बात कि आपने जो है खाली इंटरनेट बंद किया है,
कि कोई भी इस पर जो है व्हाट्सएप और ये कोई भी ऐप सारे ऐप को रोक दिया है, जी। तो 1 मिनट में वो ऐप चालू हो सकता था, आदमी हाँ वाले करा नहीं, सकते कर भी थे। दिया था रात में, अब प्राइम नहीं, मिनिस्टर वो ने तो कर दिया अब था। किया है, तबाही के बाद किया है, जी। कर दिया, हाँ, वापस ले लिया कि हाँ, छात्रों की मांग, छात्रों की इतनी बड़ी तो मांग नहीं थी कि उससे सरकार वो हो जा रही थी। हाँ, आपने तो अपने उसमें किया था, हाँ, जिससे सरकार से पहले से नाराज लोगों ने जो आग लग धधक रही थी उसमें और घी डाल दिया आपने ये काम करके। हाँ। तो ये चीज जो है नेपाल वाले कुछ और इशारा देती, जो वहाँ आपने के, कहा है, हाँ, कोई और इशारा दे रही है कुछ और, जिस तरीके से बांग्लादेश में हाँ, कि पूरा श्रीलंका में बंग हुआ। भवन और ये वो पूरा सब जो है वो एकदम तबाह सबोटाज कर दिया, एकदम मतलब कुछ बचा ही नहीं। हाँ, और वो जो उसके संस्थापक थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर से रहमान साहब। उनकी मूर्ति उर्ति तोड़ दी गई, उनकी गर्दन काट करके फेंक दिया मूर्ति की। हाँ, शेख हसीना और घर से शेख कुर्सी हसीना उर्सी वो लूट हो गई। हाँ, लूट हो गई। मतलब इस तरीके की चीज से ये अंदाज होता है कि हम्म, ये किसी मुल्क के इशारे ही पर हो रहा है, हम्म। कि वो मुझे भी लगा बांग्लादेश में वो अपनी कोशिश किसी योजना को देना वहाँ चाह भी रहा है स्टूडेंट मूवमेंट अंजाम, था। तो हाँ वो ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसे करो। हाँ, युवाओं को आगे करके। चीन से उसके संबंध ज्यादा अच्छे बनाने के चक्कर में ये हम्म, सब हुआ था। हम्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे चीन को ज्यादा अहमियत देने लगे थे, हम्म। तो किसी और मुल्क को लगा कि हाँ हम तो अपना, नेपाल का भी स्थिति है, ओली हाँ भी चीन बोले परस्त माने भी जाते हाँ। हैं। तो इस तरीके से जो है ये सब चीजें सबोटाज हो रहा है। हम्म, लेकिन ये कोई भी देश की जनता जो है हम्म, वो इस हद तक तब नहीं जाती है जब तक कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। हम्म, इंटरनेट बंद होना इतना बड़ा नुकसान नहीं था। हम्म। लेकिन जो लोग वहाँ के बताते हैं, कुछ चूंकि हमारा ननिहाल है, तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई रात में, तो उन्होंने बताया कि भैया बिल्कुल ये टारगेटेड अटैक था, पिन पॉइंट अटैक था। जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे वहाँ के सीपीआईएम के रहे हों, किसी के भी रहे हों, अटैक उन्हीं पे किया गया। और इन लोगों को, जज जज जी को ये पता था कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन सा होटल किसका है, कौन सा फार्म हाउस किसका है, उसी पर अटैक किया। पहली चीज तो सर। दूसरी चीज वहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले 20 साल से हो क्या रहा था वहाँ पे, घूम घुमा के चाहे जिसको वोट दो, हाँ ये हुकूमत आपस में सब मिलजुल के ये कांग्रेस और ये परिवारवाद बना रहे, हाँ, ये सब मिल मिला के बना लेते थे। पूरा पूरा खानदान सरकार में आ हाँ, जाता। इस वक्त भी स्थिति है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी। हाँ, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पूर्व, हम्म, दाहिर साहब, उनकी बस, पत्नी को जला दिया गया। तो एक ये निकला। दूसरा सर, एक सबसे बड़ा इशू निकला, एक बालेन शाह है, काठमांडू के मेयर हैं, महज 28 साल के हैं, वे इंजीनियर हैं, और 22 साल की उम्र में वो राजनीति में आए थे, निर्दलीय 2022 में वो बने थे मेयर, और उनकी ओली से नहीं बनती थी। और नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह को उन्होंने हराया था 2022 में, 61,767 वोट थे। तो उनका एक रोल है, मैंने उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया, तो उन्होंने ही ये शुरुआत उन्होंने ही की थी कि भाई मैं 28 साल का हो गया हूं तो मैं नहीं जा पा सकता हूं, लेकिन जो भी 28 से बिलो हैं वो इस आंदोलन में जाएं। और लास्ट जो उन्होंने किया वो भी उन्होंने ही किया कि अब भाई सब देखो, सब कुछ हो गया है, अब आप लोग साथ हो जाइए, अपने अपने घर जाइए। और अब बात चल रही है सेना से कि कैसी सरकार बननी चाहिए वहाँ, कौन वहाँ प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए जिस इनके तरह उस से सेना का रोल है, पे। अब सेना कह रही है कि जो है वो इंटरनेट बहाल कर दिया गया, और मंत्रिमंडल की जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब कौन सा मंत्रिमंडल, कौन सा वो कह रहे हैं कि फला मंत्री की उसमें बैठक हुई और उन्होंने जो है वो अपना ये फैसला ले लिया कि नहीं सेवाएं सब बहाल कर दी जाएगी, और छात्र का आंदोलन तब उससे थम गया है। लेकिन सेना को ये नहीं समझ में आया कि ये काम पहले करा लेता, ये काम शांतिपूर्वक भी हो सकता था। बिल्कुल शांतिपूर्वक हो जाता है। जिस जिस प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि अब तक कोहली इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा, ओली को बचाव का रास्ता भी, जैसे शेख हसीना को बचाव का रास्ता सेना ने हाँ, वो दिया था, हेलीकॉप्टर से चाहिए शेख आपको बचा के निकाल दें। यानी ये साफ साफ है कि कहीं ना कहीं सेना का रोल क्या है, उसे पता है ये भी होगा, तो उनको निकाले दे रही। अरे जब जनता मार रही तो मारने दे भाई, आपसे क्या मतलब। अच्छा सर, एक एंगल ये भी लोग बता रहे हैं कि वहाँ राजशाही फिर वापस आ सकती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ज्ञानेश शाह जो वहाँ के पूर्व राजा थे, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका भी कहीं कुछ रोल हो, कहीं हो सकता नहीं। ये यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा वो है कि सेना तब सारी तबाही को देख रही है और अपने भी हाथ खड़े कर दिए।
अब प्रधानमंत्री से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको इस रास्ते से निकाले दे रहे हैं। तो मेरा इशारा ये है कि सेना ये चाहती तो ये काम पहले ही करा लेती। हाँ तब तो इसमें जो लोग मार दिए गए, जिंदा जला दिए गए, और जो तबाही हुई है संपत्ति की, जो पूरा एकदम सब जला के राख कर दिया, तो सब बचाई जा सकती थी। लेकिन इसमें यही लगता है कि कहीं न कहीं से कोई बड़ी शक्ति का इसके पीछे हाथ है, और उनके लोग थे जो जनता को गुमराह करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और बड़ी तबाही मचा देते हैं। और सर यही हाल वहाँ का है, फ्रांस का भी अब है। उसको संभलने में कितना टाइम लगेगा, जो तबाही हुई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति सरकारी खरबों नुकसान रुपए की वो नुकसान हो गया। सेना प्रमुख वहाँ परेशान है, क्या होगा। पूरी दुनिया की नजर है, इससे पूरी दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए जो ये चीजें हो रही अभी है। फ्रांस में हो गया हाँ कि फ्रांस में जो युवाओं ने कर दिया, हाँ लोगों ने, वहाँ की जनता ने, कि साहब जो है सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। हाँ, इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने तो दिया इस्तीफा था, दे दिया, हाँ। इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ है कि तुम कि भी दो। तुम भी दो, तुमने कुछ नहीं किया है। तो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ, स्थिति वो एक नहीं, कहावत। ये एक इशारा भी है। ऐसे तानाशाह लोगों को हम्म जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जो बेवकूफ बना बना करके हुकूमत में बने रहना चाहते हैं। हम्म देखिए, आपको मिस्र वाला मालूम है कि 33 साल उन्होंने हुकूमत की बेवकूफ बना के, हाँ और क्या असर हुआ उनका, हाँ कि जनता सड़कों पर उतर आई, बेदखल किया, और फिर आखिर अंत में उनका अंत ही हो गया सब। हाँ, हुस्न मुबारक, क्या नाम था उनका? हुस्नी मुबारक। हाँ। तो ये मानना चाहिए कि तानाशाही या बेवकूफ बनाने की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। नहीं चले। अब नेपाल में एक नाम चल रहा है सर, बेसिकली पेशे से वो टीवी पत्रकार एंकर हैं, जैसे वो यूक्रेन वाले हैं जेलेंस्की, वो भी यही थे। अब उनका नाम है रवि लामिछाने। एक नाम चल रहा है कि शायद उनको प्राइम मिनिस्टर की रेस में शायद वो आगे हैं, शायद। अब वहाँ एक एंगल ये भी चल रहा है, हिंदूवाद वाला भी चल रहा है, ब्राह्मण है वो हिंदू है, ये भी सब लफड़ा चल रहा है वहाँ पे, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अब सर एक बड़ा मजेदार खबर हमको मिली तो हम चौंके। अब इन दिनों एशिया कप चल रहा है क्रिकेट का। 9 सितंबर से 8 टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आज यानी 10 सितंबर को टीम इंडिया पहला मैच खेलने उतरेगी। अब इस बीच 1 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आ गया। इस पूरे मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को नोटिस भी मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घोटाले में लाखों रुपए तो सिर्फ केलों पर खर्च कर दिए गए। 36 लाख रुपए केले पे दिखाए गए। बताइए, 36 लाख का केला। हमारा माथा ठंडा कि 36 लाख का केला खा कौन गया और कैसे खा सकता है। अब एसोसिएशन में हुए 12 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला हाई कोर्ट नैनीताल तक पहुंच चुका है और संजय रावत की याचिका है सर। और बीसीसीआई को नोटिस भी दे दिया हाई कोर्ट ने। 35 लाख का तो खाली केले के लिए, क्या कहेंगे? अब कोर्ट देखेगा इसको कि किस तरीके से भ्रष्टाचार लोग करते हैं और क्या क्या फर्जीगिरी करते हैं, तब उसकी सजा उनको मिलेगी। बहरहाल देखिए, खेल हो कोई भी, मैंने यहाँ पैसा है, वहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। और क्रिकेट तो सबसे रिच, बीसीसीआई ज्यादा तो रिच कोई है ही नहीं। बहुत है, हाँ, इतना महंगा टिकट बिकता है, इतना वो होता है, उनका ऑडिट भी नहीं होता है। हाँ, वैसे ही वो लोग कितना कमा लेते हैं खाली उसमें मैनेजमेंट पे, और उसके बाद इस तरह का घोटाला करते हैं। हमें याद है सर, अभी मानसून सत्र के दौरान शायद भारत सरकार कोई बिल भी लाई थी इसके लिए कि खेलों पर भी सरकार का नियंत्रण हो। पता नहीं पास हुआ कि नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। अब वो क्योंकि बीसीसीआई का ऑडिट नहीं होता है और सबसे रिच है वो दुनिया में। अब सर ये जी, लेकिन जनता के धन का इस तरीके से दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए हड़प लेना या करोड़ों रुपए का फर्जी बिलिंग करना, 35 लाख का केला, तो वो हाँ बताइए, देश ऐसे ही जो है संकट में रहता है। उसके बाद ये अब सर बड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं। हमें लग रहा है अमेरिका में किसी दिन ना हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यूरोपियन संघ से अपील की है कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाए। फिर दूसरी तरफ कहना, प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी के तपाक से तुरंत वो तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, गले मिलोगे तपाक से वाला तरह से वो भी ट्रंप की तारीफ करने लगते हैं, लालोट हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर? हम क्या इस इशू पर कहें, कितनी बार कहें कि दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों दिखावे की लड़ाई, खेल रहे हैं। दिखावे की लड़ाई है कि वो टैरिफ लगाए बैठे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब यूरोपीय संघ से कह रहे हैं कि जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भारत पर 100% लगाए टैरिफ, ताकि भारत दबाव में आकर के जो है रूस से तेल लेना बंद करते हैं। भाई, रूस को यार तुम नीचा दिखाने के लिए भारत के कंधे बंदूक रख के चलाना चाहते हो। खुद तो तुम वहां से खरीद फरोख्त कर रहे हो रूस से, और इसका पेट्रोल ना बिके, इसका तेल ना बिके, कच्चा तेल ना बिके,
तो भारत तो चीन से कह रहे हो कि तुम लोग खरीदोगे तो अब मोदी जी उस पर एक्स पे लिख रहे हैं, भारत तो अमेरिका अरे, कह रहे दोस्त है तो ये शाबाश। सब तो देखिए, ये तो कूटनीतिक बातें होती हैं हाँ कि कभी कोई किसी को बुरा भला तो देश को कहता नहीं है। हाँ ये कहता है कि हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, हम्म। आगे भी अच्छे होंगे, जो बीच में बातचीत है उससे संबंध बनाए रखने की हाँ कभी उम्मीदें जताते रहते हैं कि लगता है कि सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अब कभी वो मोदी जी कभी चीन की तरफ भाग जाते हैं, कभी वो अमेरिका उनको अच्छा चीन लगने की लगता तरफ है। गए थे तो चीन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को और ऊंचा कर दिया, उनकी जाफर एक्सप्रेस का मुद्दा उठा दिया। हाँ हाँ ये इतनी बड़ी आतंकवादी घटना भारत में हुई, हाँ उसको कहाँ एक मामूली सी घटना से उसने जोड़ बैलेंस दिया। कर दिया दोनों मिला के। अब सर राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं। हमको स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी न जाने का बड़ा हमको लोगों को अवार्ड मिलता है, कब्जे मिलता है, हकीकत में नहीं। अब राजधानी लखनऊ में हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि कभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान पाने वाले राजधानी लखनऊ को इस बार 15वां स्थान मिला है और 6.5 साल औसतन आयु कम हो गई है लोगों की। 2022 में हम फर्स्ट पोजीशन पे थे, क्या कहेंगे सर। और अब दूसरी देखिए, खबर भी इसी से क्लब है सर। हाँ, लखनऊ में एक अर्जुनगंज क्षेत्र में ग्रीन सिटी कॉलोनी है। हम्म, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एयरपोर्ट से आते हैं तो उसी रोड से होते हुए आते हैं। तो उस कॉलोनी में की स्थिति ये है कि बड़े गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं है, और पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार हमारे जो सांसद है, रक्षा मंत्री, उनको पत्र लिखा है, ब्रजेश पाठक जी को लिखा, सरकार को लिखा, शासन को लिखा, लेकिन उस कॉलोनी में चलना दूभर है। वो अगल बगल जो खाली प्लाट है वहाँ पानी भरता है और फिर जब ओवरफ्लो होता है पूरा सड़क भर जाता है। दोनों का मिला के बताइए सर। अब देखिए, एक जमाना था जी कि जब सड़कों पर 2 टाइम झाड़ू पड़ती थी, कूड़ा उठता था। हाँ आज हम देखते हैं कि कूड़ा बिनने वाले, हाँ पन्नी बिनने वाले बोझ का बोझ ना उठाएं तो हमारा शहर कूड़ों की ढेर में हाँ, दब जाए, जिन्हें वो डूब जाए। एहसान है उन गरीब लोगों का जो बेचारे सारे दिन और उन्हीं को बांग्लादेशी पन्नी बताया बोतल, जाता पन्नी, है। हाँ, उन्हीं को ना पन्नी बोतल भर के कांधे पे लटकाए चले। वो तो मगौर हाँ, शहर को ये हकीकत में देखता साफ हूँ वही कि करते हैं। नगर निगम का काम बेचारे ये कर रहे हैं और वो अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं कि शायद वो बिकता जान जान पे खतरा भी कि बांग्लादेशी। बांग्लादेशी। तो अगर वो ना करें, अब बताइए, सड़कों की ये हालत है कि झाड़ू दें तो इतना गर्दा उड़ता है, मोटर चलने से इतना डस्ट उड़ता है कि घरों में आप दोनों टाइम भी सफाई करिए तो भी डस्ट आ जाता है। कैसे डस्ट आता है? अलमारी के अंदर तक गर्दा पहुंच जा रहा है घर के अंदर, तो बाहर का क्या आलम है आप देख लीजिए। सड़कें इतनी खराब हैं कि उनकी पैचिंग तक नहीं होती, और कूड़ा झाड़ू तो दूर की बात हो गई। आप झाड़ू लगते देख ही नहीं सकते कहीं। सुबह आप उठेंगे, हम अपने वहाँ हजरतगंज लालबाग में रहते हैं और स्मार्ट सिटी के दफ्तर के करीब रहते हैं। तो उसी को वहाँ मैं इतनी गंदगी और इंक्रोचमेंट देखता हूँ कि मुझे हैरत होती है कि इसकी नाक के नीचे अधिकारी के, उसके स्मार्ट सिटी का जो मुखिया है उसकी नाक के नीचे इतनी गंदगी, सीट कवर फाड़ के फेंका हुआ, वो फाड़ के फेंका हुआ है। वो तो कूड़ा बिनने वाले बेचारे सफाई कर देते हैं, तो झाड़ू भी नहीं लगवाते। अब सर आजम खान साहब को डूंगरपुर, रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में एक मामले में हाई कोर्ट से क्रिमिनल अपील दाखिल की थी, उसमें राहत मिल गई है। मामला दरअसल ये था कि दिसंबर 2016 में शिकायतकर्ता ने 3 लोगों पर आरोप लगाया था, जिसमें आजम खान थे, एक ठेकेदार थे जिनका नाम था बरकत अली। उन पर आरोप लगाया था कि उनका घर वर तोड़ फोड़ दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और मकान गिरा दिया गया। ये बात अबरार ने कही थी। हाँ, बरकत अली ठेकेदार है जिन्होंने आजम खान के साथ काम किया था। और डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले लोगों ने उस समय बस्ती खाली कराने के नाम पर करीब 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। उनमें लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में केस दर्ज हुए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने आजम खान और बरकत अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि इनको तो सजा हो गई थी एमपी एमएलए कोर्ट से। एक जो बरकत अली को 7 साल की, इनको शायद 10 साल की सजा हुई थी उसमें। तो उसमें इन लोगों ने उसको चैलेंज किया था कि हम पर ये फर्जी है। अबरार नाम के एक आदमी ने बरामपुर के, कि ये लगाया था कि इन लोगों ने हमारा घर गिरा दिया, हमसे मारपीट की और लूटपाट की, जान से मारने की धमकी दी, लूटपाट की। ऐसे 12 मुकदमे और दर्ज। तो उसमें चला, तो बहरहाल उसमें शायद सजा हो गई थी निचली अदालत से, तो उसको इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो वो अभी जेर समाअत है, यानी विचाराधीन, सुनवाई के लिए लंबित है मामला। तो इस बीच इन लोगों ने जो जमानत की दरखास्त की है कि ये सुनवाई चल रही है, 100 मुकदमे हैं आजम। हाँ, तो आजम खां पर
100 मुकदमे कम से कम वो भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, कलम चोरी, किताब चोरी, मतलब ऐसे ऐसी नहीं, लेकिन चोरियां हैं। आजम खान को जो मतलब अभी तो ये बात हम आपको बता रहे थे कि कोर्ट ने तुमको राहत दे दी है, हम्म, लेकिन आजम खान साहब को ये जरूर पता चल गया कि पावर क्या चीज है। हाँ बड़ा पावर उन्होंने दिखाया बहुत था, दिखाया बहुत पावर दिखाते थे, ऐसा भड़क भड़क के बोलते थे, कोई कुछ हाँ, बोल देता था सूरज सुबह कि बस बहुत जो तेजी से हम निकलता कहें है, वही सही। हाँ शाम को अस्त हो जाता है, हाँ, वही हुआ। तो अब उनको ये एहसास होने लगा कि पावर आज हमारे हाथ में नहीं है, तो पावर कैसे कैसे नचाता है। ये तो आपने हो सही सकता कहा। है कि अब आइंदा वो आए तो उनको ये एहसास हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता पावर है। का नशा ही खराब होता है। तो भैया आप चलते चलते, आज चुनाव आयोग ने सर पूरे देश भर के सीईओ की मीटिंग बुला रखी है कि पूरे हम्म। देश में एनआर कराना है, हम्म। सर SIR। हम्म। अब देखिए क्या होता है। कल एक BBC पे बहुत ये कार्टून वायरल हो रहा था। हम्म। तो जब संसद में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, हम्म। तो उसमें प्रियंका गांधी महिला, सोनिया गांधी महिला, कंगना रनौत महिला, सुप्रिया सूले महिला, प्रियंका चतुर्वेदी महिला, बहुत सारी महिलाएं, हर पार्टी में महिला। तो BBC ने बहुत बढ़िया कार्टून लिखा कि देखा आपने, वहां माताओं बहनों के वोट डालते हुए फोटो वीडियो सरेआम मीडिया में दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग से एक महिला पूछ रही थी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा नहीं था कि भाई अब कैसे दिखा दें, आपको दे दे, अरे सार्वजनिक कर दे बड़ी हाँ, बड़ी माताओं बहनों की उनकी फोटो। इज्जत का उसका हाँ, उन्होंने वो किया था। और संसद में कल सारा दिखाया गया, सोनिया गांधी से लेकर सबका दिखाया गया। तो भैया चलते चलते दो लाइन है कि अच्छा लगता है कि तुम पढ़ते हो मुझे, अच्छा लगता है कि तुम पढ़ते हो मुझे, जाहिर नहीं होने देते, ये अलग बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।